क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला पॉइंट कहता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो यह सही है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। दूसरा कहता है प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो यह भी सही है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। तीसरा पॉइंट कहता है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको समझ लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करता है और माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, तब इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जब माध्यम के कण आगे पीछे कंपन करने लगते हैं, तब इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो प्रकाश किरण है, कभी भी देखा होगा, अगर प्रकाश किरणों का चलने का दिखाता है तो इस प्रकार से, अर्थात प्रकाश किरणें क्या है, ऊपर नीचे कंपन कर रही हैं, अर्थात प्रकाश किरणें क्या है, अनुप्रस्थ तरंग हैं। ये चौथा जो दिया है अनुदैर्ध्य तरंग, तो प्रकाश की किरणें अनुदैर्ध्य तरंगें नहीं होती हैं। ये हम जो बोल रहे हैं, हमारी जो आवाज निकल रही है या ध्वनि निकल रही है, तो ये जो ध्वनि तरंग होती है ये अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन प्रकाश तरंगें कौन सी हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डी ऑप्शन है प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, यह गलत है। तो क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये डी वाला पोर्शन सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। ये एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, अर्थात +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी क्षमता P ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसकी क्षमता P का फार्मूला होता है 1/f, फोकस दूरी मीटर में। और दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं 100/f, फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए हम यह वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 100/f की वैल्यू कितनी है, +20। तो ये +20 बराबर 20 पंजे 100, 5 बार में कटा और ये प्लस का साइन, अर्थात P की वैल्यू कितनी आ गई, +5। और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, या सिंपली कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, +5D। तो इसमें कहाँ है +5D, ये है +5D। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो हमारे पास दर्पण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। एक है समतल दर्पण, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो ये जो उत्तल दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, अर्थात m, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन m हमेशा 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण में जो आवर्धन m होता है वो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अवतल दर्पण का जो आवर्धन m होता है वह 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो हमेशा 1 से कम होगा। और जो समतल दर्पण होता है उसका आवर्धन हमेशा 1 ही होता है। तो यह समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, तो समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा 1 अर्थात 1 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो दर्पण कैसा होगा। तो यहां पर हमने बताया कि 3 प्रकार के दर्पण है हमारे पास। ये जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनता है। समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। समतल दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा।
उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तब वह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा छोटा ही बनेगा, चाहे वस्तु को हम कहीं भी रखें। तो बचा कौन? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और दूर रखने पर कैसा हो जा रहा है? उल्टा हो जा रहा है। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, वस्तु को P और F के बीच में रखते हैं, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा। लेकिन अगर हम इस वस्तु को F के इधर F और C के बीच में रखें, चाहे C पर रखें, चाहे C और अनंत के बीच में रखें, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा। तो कहता है कि एक दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, परंतु दूर रखने पर उल्टा बनता है। तो केवल एक अवतल दर्पण का केस है कि जिसमें निकट रखने पर प्रतिबिंब क्या हो रहा है? सीधा और आभासी बन रहा है, और दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन रहा है। तो यह दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। क्योंकि समतल दर्पण होगा तो समतल दर्पण में हमेशा क्या होगा? सीधा ही बनेगा, चाहे वस्तु को कहीं भी रखे, और वस्तु के बराबर बनेगा। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जब वस्तु को निकट रखें चाहे दूर रखें, यह हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। केवल अवतल दर्पण के केस में क्या होगा? निकट रखने पर आभासी बड़ा और दूर रखने पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण के फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उसका P, यहाँ हो गया उसका F और यहाँ हो गया उसका C। तो अवतल दर्पण के फोकस पर ही अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो फोकस पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये हमारे इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे, अवतल एवं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तब उसमें हमने बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये P हो गया, यहाँ इसका F होगा और यहाँ इसका C होगा। तो कहता है अनंत से आती हुई प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होंगी। तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तल दर्पण द्वारा जो वस्तु होगा, जो मतलब वस्तु होगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के दूसरी तरफ P और F के बीच में, और छोटा सा और आभासी बनेगा। अर्थात उत्तल दर्पण में अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के दूसरी तरफ ध्रुव और फोकस के बीच में छोटा और आभासी बनेगा। तो कैसा बनेगा? छोटा और आभासी। और कहाँ बनेगा? F और P के बीच में। तो यहाँ पर क्या दिया है? उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आभासी है और छोटा है। तो कहाँ दिया है? ऑप्शन बी, आभासी तथा छोटा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी बिंब को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। बिंब का मतलब वस्तु होता है। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, तो ये उत्तल दर्पण मिटा दीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया इसका P, यहाँ हो गया इसका F, यहाँ हो गया इसका C। तो कहता है कि कोई वस्तु रखा है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? आभासी है, सीधा है और बड़ा है। तो यह कंडीशन अवतल दर्पण में कब होता है? जब वस्तु को हम P और F के बीच में रखते हैं।
P और F के बीच में रखते हैं तब एक प्रकाश किरण सीधी चलेगी और दर्पण से टकराने के पश्चात इसके फोकस पर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगा, ये जाएगा, दर्पण से टकराएगा और इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा। ये दोनों प्रकाश किरणें पीछे जा रही हैं, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, लेकिन अगर अंदर हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अंदर यह काल्पनिक रूप से आगे बढ़ने पर इस जगह पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां काटती हुई प्रतीत हो रही है यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के दूसरी तरफ, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। तो क्या है, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। ये कब होता है, ये उस कंडीशन में होता है जब वस्तु को P और F के बीच में रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, नहीं, मुख्य फोकस और P के बीच में है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है वक्रता केंद्र पर, नहीं। तीसरा है वक्रता केंद्र से परे, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे, ये भी नहीं है। चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, तो हमारा ये चौथा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, अर्थात एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि P से F तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ये किस में होगा, माइनस में होगा। दर्पण या लेंस के बायां तरफ जो दूरी लेते हैं माइनस में, दर्पण या लेंस के दाहिनी तरफ जो दूरी लेते हैं वो प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो इसका F है वो क्या हुआ, दर्पण के बायां तरफ है, अर्थात यह -10 सेंटीमीटर होगा। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो 20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर वस्तु को रखा गया है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी है F, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का जस्ट डबल 20, ये दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ये माइनस में। तो यहां पर F की वैल्यू कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो पहला ऑप्शन कहता है दर्पण के पीछे, अर्थात दर्पण के इस तरफ, तो नहीं बनेगा, दर्पण के इसी तरफ बनेगा। C पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, C पर ही बनता है, C पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये हमारे इसके पहले वाले वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो C पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कहाँ से है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। तो कहता है दर्पण के फोकस के, दर्पण तथा फोकस के बीच में, दर्पण तथा फोकस के बीच में नहीं, फोकस पर बनेगा नहीं, ये ऑप्शन देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अर्थात ये C पर, दर्पण के वक्रता केंद्र, अर्थात डी आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो ये -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण के बायां तरफ होता है, और दर्पण के बायां तरफ नापी गई दूरी को माइनस करते हैं। तो P से C तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। C वक्रता केंद्र है और दर्पण से C तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तो R की वैल्यू कितना दिया, -10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, इसकी फोकस दूरी F, तो F पूछ रहा है, तो F बराबर होता है R/2। R कितना है, -20/2 बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर जो दर्पण दिया गया है उसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर, कहाँ दिया है, यहाँ पर, ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अब ये गोलीय दर्पण जो लिखा है, ना तो अवतल लिखा है ना तो उत्तल लिखा है। यदि अवतल होता तो ये क्या होता? माइनस होता, और उत्तल होता तो प्लस होता। तो यहाँ पर ना तो अवतल लिखा है ना तो उत्तल लिखा है। सीधा सीधा पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी f बराबर क्या होता है? r/2 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यह नहीं क्लियर है कि अवतल है या उत्तल है, बस केवल हमको बताना है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का मतलब ये दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका फोकस यहाँ पर होगा और C यहाँ पर होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? R कहेंगे। तो R बराबर क्या होता है? F बराबर क्या होता है? R/2। तो इसमें क्या कर रहा है? फोकस दूरी ज्ञात करें। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या R दिया है, तो R कितना दिया है? R दिया है 32 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो इसका R इस तरफ होगा, दर्पण के दाहिनी तरफ, अर्थात यह क्या होगा? धनात्मक होगा। तो R की वैल्यू कितना दिया है? +32/2 बराबर कितना जगह? +16 सेंटीमीटर। अर्थात दिए गए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? +16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 16 यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्लस नहीं लिखा है, प्लस लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगला है वक्रता त्रिज्या का मात्रक। वक्रता त्रिज्या मतलब R। R का मात्रक क्या होता है? तो R का मात्रक सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, और मिलीमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी ले सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या हो गया? मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, अर्थात ये सभी हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? जो हम स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें साइड में एक मिरर लगा होता है, उसको कहते हैं बैक व्यू मिरर। उसको कहते हैं बैक व्यू मिरर। तो जो बैक व्यू मिरर होता है, फोर व्हीलर में भी साइड में खिड़की के बाहर एक मिरर लगा होता है, उसको कहते हैं बैक व्यू मिरर। उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। तो इस उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है कि यह प्रतिबिंब को बहुत छोटा बनाता है, और इसके अंदर पूरे ट्रक का प्रतिबिंब बन सकता है। इसके अंदर पूरे ट्रक का प्रतिबिंब बन सकता है। कभी भी स्कूटर या बाइक हो, उस पर देखेंगे कि पीछे का कितना चित्र हमको दिखाई दे रहा है। तो पीछे का जो है हमको ट्रक, साइकिल, जीप, बड़े बड़े जो है और भी वस्तुओं के चित्र इस एक छोटे से दर्पण में दिखाई देता है। जो बाइक वगैरह में लगा हुआ दर्पण होता है वह इतना बड़ा होता है। तो इस इतने बड़े दर्पण में ट्रक का भी चित्र बनता है, बस का भी चित्र बनता है, और पीछे और अन्य बड़ी बड़ी वस्तुओं का भी चित्र बनता है। तो ये उत्तल दर्पण जो है बहुत बड़े बड़े चीजों का चित्र अपने बहुत छोटे दर्पण के अंदर बना लेता है। अर्थात इसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा वो क्या होगा? सबसे अधिक होगा। इसके बाद अगर हम समतल दर्पण देखें या अवतल दर्पण देखें, तो समतल दर्पण देखें या अवतल दर्पण देखें, तो समतल दर्पण और अवतल दर्पण में जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? इसके अंदर ट्रक का चित्र नहीं बन पाएगा। आप कभी भी दर्पण को ट्रक के सामने रखिएगा, उसका चित्र नहीं बन पाएगा पूरा। लेकिन इसको रखेंगे, बैक व्यू मिरर को, जो बाइक में बैक व्यू मिरर यूज करते हैं, उसको रखेंगे तो उसमें पूरे ट्रक का चित्र बन जाएगा। लेकिन समतल दर्पण और अवतल दर्पण में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र किसकी हो गई? सबसे ज्यादा दृष्टि क्षेत्र हमारी उत्तल दर्पण की हो गई। तो ये हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। कहता है उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु को चाहे जहां रखिए, हमेशा ये उत्तल दर्पण है, इसका एफ क्या होगा? इधर होगा,
और सी भी कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये है पी। वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे इसका प्रतिबिंब हमेशा एफ और पी के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा, और पी और एफ के बीच। ये अवतल दर्पण में वस्तु को चाहे जहां भी, उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे जहां भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दूसरी तरफ एफ और पी के बीच में, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। तो यहाँ पर कहता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक नहीं, आभासी सही है, सीधा सही है, तो आभासी और सीधा। ये क्या करे, आभासी और उल्टा नहीं, आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही सही है, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दर्पण है, इस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों न खड़े हों, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो ये केस कब है, उत्तल दर्पण के केस में है। अवतल दर्पण में अगर ये है एफ और ये है सी, अवतल दर्पण में एफ और सी दर्पण के दाहिनी तरफ है, और उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में एफ और सी दाहिनी तरफ है, और अवतल दर्पण में एफ और सी बाईं तरफ है। अगर हम अवतल दर्पण में वस्तु को यहाँ रखेंगे तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु को यहाँ रखेंगे तो भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु का क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात अवतल दर्पण में अलग अलग स्थान पर रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब क्या होता है, अलग अलग स्टाइल से बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे जहां रखे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसमें उल्टा भी बन सकता है और सीधा भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, आभासी, छोटा और पी और एफ के बीच में ही बनेगा। तो कहता है कि कोई दर्पण है तो चाहे जितनी भी दूरी पर क्यों न खड़े हो, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सीधा प्रतिबिंब एक तो उत्तल दर्पण के केस में हो गया, और एक अगर हम समतल दर्पण ले लेते हैं तो समतल दर्पण में भी वस्तु को चाहे जहां रखे हमेशा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होगा। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे जहां रखे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा वस्तु से, लेकिन समतल दर्पण में क्या होगा, हमेशा वस्तु के बराबर होगा। तो ये तीनों दर्पण में हम अंतर इस प्रकार से बता सकते हैं कि अवतल दर्पण में अगर हम कहीं रखे हैं तो वस्तु क्या हो रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है, और जैसे जैसे नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, और एफ और पी के बीच में आते हैं तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनने लगता है। तो इससे हम अवतल दर्पण को पहचान सकते हैं। उसके बाद से क्या है, उत्तल दर्पण कैसे पहचानेंगे, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को चाहे जहां भी रखिए, वस्तु को चाहे जहां भी रखिए हमेशा क्या होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और समतल दर्पण में क्या होगा, वस्तु को चाहे जहां भी रखिए आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, छोटा या बड़े की बात नहीं कर रहा है, तो सीधा बनता है। तो यह उत्तल दर्पण भी हो सकता है और समतल दर्पण भी हो सकता है। तो कहता है या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। लेकिन अगर कहता सीधा के साथ में छोटा भी लगा देता, छोटा भी प्रतिबिंब है, तो सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तब इसको हमेशा हम उत्तल दर्पण ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा या बड़ा की बात नहीं कर रहा है, तो ये उत्तल दर्पण भी हो सकता है और समतल दर्पण भी हो सकता है। फिर अगला आता है 16 नंबर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये है उत्तल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष और यहाँ पर हो गया P। इसका F दर्पण के दाहिनी तरफ होगा और C भी दर्पण के दाहिनी तरफ होगा। तो इसकी जो फोकस दूरी है F, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर क्या होगा, दर्पण के दाहिनी तरफ है अर्थात प्लस। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात R की वैल्यू पता करिए। तो R बराबर क्या होता है, 2 × F।
तो 2 गुणे एफ की वैल्यू कितना दिया है +10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये प्लस सेंटीमीटर, ये किस में था सेंटीमीटर में था। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी +20 सेंटीमीटर, तो ये है ऑप्शन बी +20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस, अभी दर्पण का क्वेश्चन था, अब लेंस आ गया। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस पहले लीजिए, यहां पर हो गया F और उसी के जस्ट डबल दूरी पर हो जाएगा 2F, यहां पर भी हो जाएगा F और यहां पर हो जाएगा 2F, और यह इसका प्रकाशिक केंद्र O है। तो कहता है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, उल्टा और बड़ा बनाना है, तो वस्तु को कहां रखना चाहिए। तो ये है हमारा 2F, इस चित्र को फिर से बनाते हैं। ये है F, ये है 2F और यहाँ अनंत है, यहाँ है F, यहाँ है 2F। तो अगर वस्तु को हम 2F के पीछे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और 2F के बीच में, और छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। और 2F पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2F पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और 2F और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमारा 2F के पीछे अर्थात 2F और अनंत के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अर्थात F और 2F के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच उल्टा, वास्तविक और बड़ा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, वास्तविक भी चाहिए, उल्टा भी चाहिए, बड़ा भी चाहिए, तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, तो वस्तु को F और 2F के बीच में रखना चाहिए। कहाँ पर, लेंस से F और 2F के बीच में वस्तु को रखना चाहिए, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन दर्पण का है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती हैं। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती हैं। एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहां पर P हो गया, यहां पर F हो गया और उसके डबल दूरी पर, दोनों दूरी पर C हो जाएगा। तो क्या कहता है कि आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस आ जाती हैं। यदि हम वस्तु को C से पीछे रखते हैं यहां पर, तो एक प्रकाश किरण सीधी चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित, अपने मार्ग से दूसरे मार्ग पर चली जाएगी। लेकिन C से जो जाती है प्रकाश किरण, यह दर्पण पर टकराती है और टकराने के पश्चात वापस अपने ही मार्ग पर चली जाती है। इसी प्रकार से एक और प्रकाश किरण लेते हैं जो कि F से जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो हम देखेंगे कि यह वाली जो प्रकाश किरण है, यह भी क्या हो रही है, अपने मार्ग पर वापस नहीं जा रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर वापस नहीं आ रही, बल्कि फोकस से चली जा रही है। अगर फोकस पर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो अपने मार्ग पर नहीं जाती, बल्कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। लेकिन जो C से प्रकाश किरण जाती है, वह दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। तो ये जो प्रकाश किरण है जो कि दर्पण से टकरा कर अपने मार्ग पर वापस चली गई, यह मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, तो मुख्य अक्ष पर बिंदु C पर काट रही है। अर्थात बिंदु C से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से वापस, अपने मार्ग पर ही वापस चली जाती हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा
किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग पर वापस जाती हैं तो वह मुख्य अक्ष पर कौन से बिंदु पर होंगी? तो वक्रता केंद्र पर होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर वापस चली जाती हैं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है। एक गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है यह नहीं बता रहा है, एक गोलीय दर्पण है, फोकस दूरी f है, तो वक्रता त्रिज्या और f में क्या संबंध होगा? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। r बराबर क्या होता है? 2f होता है, या f बराबर क्या हो जाएगा? r/2। तो ये और ये देखो कहीं लिखा है, तो r बराबर f/2, r बराबर 2f है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। r बराबर 2f ये सही है, r बराबर f ये भी नहीं सही है, r बराबर 4f ये भी नहीं सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, लेंस होगा। तो लेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ पर इसका है f, यहाँ पर है इसका 2f, इसी तरह से इसका यहाँ पर f है और यहाँ पर इसका 2f है। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब वस्तु को जब हम, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र O और F के बीच में रखते हैं, केवल इसी एक स्थिति में इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? एक प्रकाश किरण सीधी जाती है और सीधी जाने के बाद ये फोकस से निकलती है, दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से जाती है और इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को इधर की तरफ कहीं नहीं काटेंगे, लेकिन जब इसको हम काल्पनिक रूप से आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर यह काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसी बिंदु पर क्या हो रहा है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यह आभासी प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बड़ा है, सीधा है और वस्तु की ही तरफ है। अवतल दर्पण में देखते हैं, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में f हो गया, 2f हो गया, f हो गया, 2f हो गया। इसमें वस्तु को कहीं भी, यहां पर शर्त है कि f और o के बीच में ही रखना है, इसमें वस्तु को हम कहीं भी रखें, एक प्रकाश किरण जाएगी और ये क्या होगी? फैल जाएगी। इसमें क्या हो रहा था? फोकस की तरफ सिकुड़ जा रहा था उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में क्या होगा? ये फोकस की तरफ आती हुई फैल जाएंगी दूर, और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगा? इसके प्रकाशीय केंद्र O से जाएगा। तो यह प्रकाश किरण और यह प्रकाश किरण क्या हो रहा है? लगातार फैलता जा रहा है, अर्थात एक दूसरे को आगे कहीं नहीं काटेंगे। यहाँ पर झुक गया था, यहाँ पर क्या हो रहा है? फैल गया पूरा। तो ये दोनों प्रकाश किरण इस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई महसूस हो रही है, अर्थात इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर? F और O के बीच में। इसका आभासी प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु को रखने की शर्त है, F और O के बीच में ही वस्तु को रखेंगे। इसमें वस्तु को रखने का कोई शर्त नहीं है, कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे लेकिन इसका प्रतिबिंब F और O के बीच में बनेगा। इसमें वस्तु को F और O के बीच में ही रखना है, प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है। और इस वाले में क्या है कि वस्तु को कहीं भी रखेंगे लेकिन प्रतिबिंब F और O के बीच में ही बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। और इसमें क्या है? F और O के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहीं भी बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, आवर्धित। बड़ा को क्या कहते हैं? आवर्धित कहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा हो जाएगा आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है तथा आवर्धित। ये शब्द को ध्यान में रखेंगे, आवर्धित। अगर जो है छोटा कहता तो अवतल लेंस हो जाता, आवर्धित कह रहा है तो उत्तल लेंस। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन आता है, वायु के सापेक्ष
किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वायु के सापेक्ष सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जल का 1.33 होता है, कांच का 1.5 होता है और तारपीन का भी 1.4 के आसपास होता है। लेकिन हीरा का सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। तो वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ, ये हमारा कांच, यहां पर वायु, यहां पर भी वायु, तो सीमा पृष्ठ क्या है? एक ये सीमा पृष्ठ है और एक इधर ये सीमा पृष्ठ है। तो कहता है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है, अर्थात प्रकाश किरण एकदम बिल्कुल सीधा इसके लंबवत आपतित हो रहा है, तो अपवर्तन कोण, इसको फिर से बनाते हैं। ये है हमारा अभिलंब। यदि यह झुका हुआ आ रहा है तो ये इस तरीके से निकलता है, तो यहाँ पर आपतन कोण I कहलाता है और यहाँ पर अपवर्तन कोण R कहलाता है, और यहाँ पर अभिलंब इसी के नीचे होगा, इसी प्रकाश किरण के नीचे ही अभिलंब होगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, अर्थात आपतन कोण I का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। यहाँ पर भी वही बात है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, अर्थात R भी कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर आपतन कोण I का मान कुछ होगा और अपवर्तन कोण R का भी मान कुछ होगा। I का मान अधिक होगा, R का मान कम होगा, क्योंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। जब वायु से कांच में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा? आपतन कोण I का मान अधिक होगा और अपवर्तन कोण R का मान कम होगा। लेकिन जब इसके अभिलंबवत प्रवेश करेगा तो I की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, R की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो कहता है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आती है तो अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा, आपतन कोण का मान भी 0 होगा, अपवर्तन कोण का भी मान 0 होगा। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक है। यदि प्रकाश किरण अपवर्तन कोण अर्थात I का मान ज्यादा है और अपवर्तन कोण R का मान कम है, इसका मतलब हो गया कि प्रकाश किरण वायु से कांच में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अर्थात आपतन कोण I का मान अधिक होगा और अपवर्तन कोण R का मान कम होगा। लेकिन यहां पर देखेंगे, ये हम अभिलंब बना देते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रहा है, अर्थात उल्टा लिख दिया जा रहा है यहां पर। ये कांच, ये वायु क्या है? ये विरल माध्यम है और कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक जाने का मतलब क्या हो गया कि आपतन कोण I का मान अधिक होगा, अपवर्तन कोण R का मान कम होगा। लेकिन जब सघन से विरल माध्यम अर्थात वायु में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश किरण क्या होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस जगह पर ये हमारा I हो जाएगा और ये R हो जाएगा, तो यहाँ पर I कम है और R अधिक है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो I का मान कम हो जाएगा और R का मान अधिक हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान कम हो जाएगा और आपतन कोण का मान कम हो जाएगा और अपवर्तन कोण का मान अधिक हो जाएगा। और जब विरल से सघन माध्यम में आएगा तो आपतन कोण I का मान अधिक होगा और अपवर्तन कोण R का मान कम होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन I का मान कम। तो यहाँ पर क्या कहता है कि आप प्रकाश आपतन कोण का मान, आपतन कोण I का मान क्या है? अपवर्तन कोण R है,
और आपतन कोण आई है, तो आई की तुलना में अधिक है, आई की तुलना में अधिक है कौन? अपवर्तन आर। अपवर्तन कोण आर का मान अधिक है। तो अपवर्तन कोण आर का मान अधिक कब होता है? जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान अधिक होगा और आपतन कोण का मान कम होगा। आई का मान कम होगा, आर का मान अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन कौन से हैं? तो गोलीय दर्पण, तो दर्पण में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई? -25 सेंटीमीटर। ये दर्पण का केस। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहां पर फोकस दूरी किस में लिया? माइनस। माइनस में लिया, इसका मतलब कौन सा है? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब आते हैं लेंस में। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी f किसमें होती है? धनात्मक, और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर फोकस किस में लिया है? माइनस में लिया है। तो माइनस में लिया तो दर्पण कौन सा होगा? दर्पण होगा हमारा अवतल दर्पण। और लेंस कौन सा होगा? लेंस भी हमारा अवतल लेंस होगा। तो -25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण भी क्या होगा? अवतल होगा। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा, अर्थात दोनों अवतल होंगे। लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, कहता है किसी शब्दकोश में शब्दकोश का मतलब हो गया या तो कोई किताब मानिए चाहे डिक्शनरी मानिए। छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? तो ये हमने एक लेंस लिया है, इसको कहते हैं उत्तल लेंस। जो पावर का शीशा होता है उत्तल लेंस होता है। और एक अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बन जाता है। अवतल लेंस में क्या होता है? प्रतिबिंब छोटा बन जाता है। और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब है वह आभासी जब बनाते हैं तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा बड़ा बनता है। और अवतल लेंस में क्या होता है? छोटा बनता है। तो कहता है कि उत्तल लेंस लें या अवतल, तो हम उत्तल लेंस ही लेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है, लेकिन एक बार और यहाँ पर भी दिया है उत्तल लेंस, तो ए भी सही हो सकता है और सी भी सही होता है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? तो अगर 5 सेंटीमीटर फोकस का लेते हैं तो 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि इसको बहुत नज़दीक रखना पड़ेगा। और 50 सेंटीमीटर का फोकस का रखें तो लेंस को हम काफ़ी दूर रख करके देख सकते हैं। तो हमारे लिए जो ज़्यादा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि लेंस उत्तल होना चाहिए। ज़्यादा सही जो है कि वह लेंस उत्तल होना चाहिए। लेंस उत्तल होना चाहिए। तो उत्तल लेंस के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। लेकिन उत्तल लेंस ऐसा होना चाहिए जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा हो। उत्तल लेंस ऐसा होना चाहिए जिसका फोकस दूरी ज़्यादा हो, ताकि हम इत्मीनान से दूर रख करके पढ़ सकें। नहीं तो 5 सेंटीमीटर फोकस का होगा तो हमको बहुत नज़दीक रखना पड़ेगा। तो हम क्या करें? ज़्यादा फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यूज करेंगे, अर्थात उत्तल लेंस होगा लेकिन फोकस दूरी उसकी 50 सेंटीमीटर होगी। अवतल लेंस यहाँ दिया है और यहाँ दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उत्तल लेंस वाला ऑप्शन हो सकता है
कि 50 सेंटीमीटर वाला लें कि 5 सेंटीमीटर वाला लें। 5 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो हमको लेंस को किताब के बहुत नज़दीक रखना पड़ेगा, और 50 सेंटीमीटर वाला लेंगे तो काफ़ी दूर रखना पड़ेगा, आराम से देख सकते हैं। तो हमको ऐसा उत्तल लेंस लेना पड़ेगा जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब मतलब वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया F, ये हो गया 2F, यहाँ हो गया F, यहाँ हो गया 2F। तो कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब लेंस के इधर समान साइज का। तो समान साइज का जो प्रतिबिंब होता है, जब वस्तु को हम 2F पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2F पर ही प्राप्त होगा। 2F पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब 2F पर ही प्राप्त होगा, और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु के बराबर होगा। अर्थात 2F पर जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F पर ही प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा, वस्तु के बराबर और वास्तविक। तो कहता है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब समान साइज का वस्तु के बराबर ही प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखें, तो 2F पर रखेंगे। तो कहता है कि 2F अर्थात फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी, फोकस दूरी कितना है, F है, 2 गुनी दूरी 2F, अर्थात 2F पर रखेंगे, तब हमको वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और 2F पर ही प्राप्त होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में कितना होता है, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो रहा है। तो वास्तविक प्राप्त हो रहा है, जब वास्तविक होगा तो उल्टा भी होगा, और आकार में कुछ छोटा है, ठीक है। तो यह दर्पण कौन सा है, तो दर्पण हमारे पास 2 दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, लेकिन यहाँ वास्तविक बन रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, उत्तल नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, अवतल होगा, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो यह है उत्तल दर्पण, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। तो कहता है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P, तो उत्तल दर्पण में P और F और C से कोई मतलब नहीं होता है, ये उल्टा हमने बना दिया, उत्तल दर्पण का F और C इधर होता है, उत्तल दर्पण का F और C दर्पण के दूसरी तरफ होता है। तो उत्तल दर्पण में
अनंत एवं उत्तल दर्पण के बीच, अर्थात वस्तु को यहाँ कहीं रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दूसरी तरफ सीधा सीधा आभासी छोटा और हमेशा P और F के बीच में प्राप्त होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे F और P के बीच में। तो दर्पण के पीछे P एवं F के बीच में आभासी सीधा और छोटा प्राप्त होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया, इसकी फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के दाहिनी तरफ है, अर्थात धनात्मक। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो कहता है कि सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु को रखा गया है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर, और ये माइनस में होगी, उसको क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो यू की वैल्यू कितनी होगी? -20 सेंटीमीटर, और एफ कितना है? +20 सेंटीमीटर। तो कहता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए? दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v हमको पता करना है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f - 1/u। f की वैल्यू कितना दिया है? +20 माइनस u की वैल्यू कितना दिया है? -20। ये हो जाएगा 1/20, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1/20। तो एलसीएम हो जाएगा 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/20। ये किसके बराबर आया है? 1/v बराबर। तो v बराबर कितना हो जाएगा? तो v बराबर तो 1/v बराबर कितना आ गया हमारा? 2/20। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 20/2। तो v बराबर कितना हो जाएगा? +2×20 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे v की वैल्यू कितनी आ गई? +10 सेंटीमीटर, अर्थात दर्पण के दाहिनी तरफ। यहां से दर्पण से फोकस की दूरी कितनी थी? +20। तो वस्तु कहाँ बन रहा है? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात F और P के बीच में बन रहा है, दर्पण के दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे। अब कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए, जबकि अपवर्तनांक 1.5 है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो वायु को हम निर्वात भी कह सकते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल को निकालना है, और अपवर्तनांक कितना दिया है कांच का? अपवर्तनांक दिया 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। और वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल तो कांच में प्रकाश की चाल को इधर कर देंगे और ये इधर आ जाएगा। तो कांच में प्रकाश की चाल
बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। 1.5 से 3 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। तो निम्न माध्यम में किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है, तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, हीरा में सबसे कम होगी। किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो ये उत्तल लेंस इसका F, इसका 2F, यहाँ पर F, यहाँ पर 2F। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु को कहाँ रखें? तो वस्तु को रखेंगे प्रकाशिक केंद्र O और F के बीच में, तभी इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है। ये लेंस है, ये उसका प्रकाशिक केंद्र O है, यहाँ पर है F, यहाँ पर है 2F, यहाँ पर है F, यहाँ पर है 2F। यदि वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण चलेगी विचलित हो जाएगी फोकस की तरफ। यदि फोकस की तरफ कोई प्रकाश किरण जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। लेकिन इसके प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है, इसके प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजरती है, तो कौन सा बिंदु है? तो यह बिंदु है प्रकाशिक केंद्र O। प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली कोई भी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। कौन सी? प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली। और दर्पण के केस में क्या था? दर्पण के केस में, दर्पण के केस में था कि C से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके अपने मार्ग पर वापस आ जाती है, और इसमें क्या है? प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, सीधी निकलती है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो अवतल दर्पण का PFC, तो इसमें क्या कह रहा है? दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होता है, कहां पर? वक्रता केंद्र। तो ये जो है वक्रता केंद्र से जाती है और बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। तो बिना विचलित हुए जब अपने मार्ग पर वापस आ जाएगी तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि आपतन कोण I का मान 0 हो जाएगा और अपवर्तन कोण R का मान भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? परावर्तन कोण
और आपतन कोण दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री, अर्थात वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर जब टकराती है तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 डिग्री होता है। प्रकाश के परावर्तन नियम सदैव सत्य होते हैं, तो हमेशा परावर्तन किसके लिए, दर्पण के लिए। तो केवल अवतल दर्पण के लिए, तो अवतल दर्पण के लिए तो सही होता है। केवल उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी सही होता है। केवल समतल दर्पण के लिए, तो समतल दर्पण के लिए भी सही होता है। अर्थात अवतल, उत्तल और समतल किसी भी प्रकार का दर्पण होगा वह परावर्तन के नियमों का पालन करेगा। अर्थात परावर्तन के नियम हमेशा क्या होंगे, अवतल, उत्तल और समतल सभी प्रकार के दर्पण के लिए काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित मतलब बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब लेंस के केस में कब होता है, आभासी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के केस में क्या होगा, आभासी और बड़ा बन सकता है। तो आवर्धित मतलब बड़ा, तो उत्तल लेंस के केस में आभासी और वास्तविक, आभासी और बड़ा बन सकता है। और दर्पण की बात करें तो दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण के केस में, ये उत्तल लेंस के केस में बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है आभासी, और अवतल दर्पण के केस में बन सकता है, अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस अर्थात ए और अवतल दर्पण अर्थात सी, यानी कि ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनता है और उल्टा, ठीक है। और ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो वस्तु कहाँ रखा गया है, तो वस्तु जितनी ज्यादा दूरी पर रखा गया होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। वस्तु को जितनी ज्यादा दूरी पर रखा जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। तो यहां पर क्या लिया गया, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया, ये उसका एफ हो गया, ये उसका सी हो गया। तो कहता है कि वास्तविक भी बनाना है, उल्टा भी बनाना है और अत्यधिक छोटा भी बनाना है। तो जितना दूर होगा उतना ही छोटा होगा, और सबसे ज्यादा छोटा कब होगा, जब यह वस्तु अनंत पर होगा। तो जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। अर्थात जो है वस्तु कहां पर रखा जाएगा, वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है, और क्या है, वस्तु के बराबर भी बनाना है। तो ये जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो यह कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन कहता है, अवतल लेंस का प्रयोग कहां करते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग कहां करते हैं, तो आवर्धक लेंस के रूप में। आवर्धक मतलब चित्र को बड़ा बनाने के लिए तो नहीं, यह हमेशा प्रतिबिंब को छोटा ही बनाता है। कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, तो कार के पीछे की ओर को वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या साधारण कैमरे में, तो ये कैमरे में भी क्या है, इसमें भी हमको उत्तल लेंस का ही प्रयोग करना होता है, क्योंकि इसको वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए। कैमरे के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, और वह वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल लेंस ही बना सकता है। कार के पीछे की चीजों को देखने के लिए क्या है, उत्तल दर्पण। तो बचा क्या हमारा ऑप्शन सी, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। अर्थात चश्मे में जो लेंस लगाया जाएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो लेंस लगाया जाएगा वह अवतल लेंस होगा। तो अवतल लेंस का प्रयोग कहां करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। तो किसी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण,
ये P, पीछे का भाग पॉलिश कर दिया, ये F, ये C। तो क्या करना है, वास्तविक बनाना है, बड़ा बनाना है। तो वस्तु को कहाँ रखें, तो वस्तु को अगर हम यहाँ रखते हैं F और P के बीच में, तो बड़ा तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा यहाँ कहीं। ठीक है, हमको क्या करना है, वास्तविक बनाना है। तो इस जगह पर जब हम वस्तु को रखते हैं, अर्थात F और C के बीच में, तब हमारा प्रतिबिंब C के पीछे यहाँ कहीं प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है, बड़ा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण के F और C के बीच में रखेंगे तभी होगा। तो क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और F नहीं, ये नहीं होगा, वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र C और F के बीच में, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। क्षमता P बराबर फार्मूला क्या था, 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर में। तो एक तो इसका मात्रक हो गया डायोप्टर, लेकिन इस वाले से देखेंगे तो इसका मात्रक क्या निकलेगा, प्रति मीटर, और इसका मात्रक क्या निकलेगा, प्रति सेंटीमीटर, नहीं प्रति मीटर ही हमेशा, दोनों कंडीशन में रहेगा। तो जो क्षमता होती है, जो दर्पण लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और दूसरा मात्रक है प्रति मीटर। तो मीटर नहीं होगा, प्रति मीटर होगा और डायोप्टर होगा। तो ऑप्शन बी सही है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यह चाल का मात्रक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये बी मात्रक, बी प्रति मीटर सही है। तो प्रति मीटर भी कह सकते हैं और डायोप्टर भी कह सकते हैं। अगला है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण। तो दर्पण हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण केवल एक केस है जहां आभासी बनाता है, जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं। तो जब वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा सीधा आभासी प्राप्त होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को कहीं भी रखो, क्योंकि इसका F और C क्या है, अंदर की तरफ है, तो वस्तु को कहीं भी रखो, इसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में छोटा और आभासी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, आभासी भी बनाना है और बड़ा भी बनाना है। तो दर्पण कौन सा होना चाहिए, दर्पण हमारा अवतल दर्पण होना चाहिए, ऑप्शन बी। एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। तो P बराबर क्या होता है, 1/f मीटर में। तो F मीटर में कितना हो जाएगा, 1/p, या इसको हम इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर क्या होता है, 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में जब दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो F सेंटीमीटर में बराबर क्या हो जाएगा, 100/p। तो 100/p कितना दिया, -2.5, बराबर इस पॉइंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000/25 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -25 चौके 100 और 1 जीरो बचा है, बढ़ा देंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा F आया है वो कितना आया है, -40 सेंटीमीटर। तो F -40 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या दिया है, 40 सेंटीमीटर तो दिया है, माइनस लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है। लेंस कैसा होना चाहिए, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता हमेशा ऋणात्मक, अर्थात यह लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। अब कहता है
प्रकाश की चाल माध्यम 1 में और माध्यम 2 में क्रमशः v1 और v2 है, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष तो अपवर्तनांक को हम डिनोट करते हैं n से। माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। जो यहां लिखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो यहां लिखा होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है v2, तो ये हो जाएगा v2 बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है v1, अर्थात आंसर हमारा v2 अपन v1 होगा। तो v2 अपन v1 ये है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। फोकस दूरी कितना दिया है 1 मीटर, लेंस कौन सा दिया है उत्तल लेंस। तो यहां पर f कितना दिया है प्लस 1.0 मीटर। तो क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा 1/f मीटर में। चूंकि यहां पर फोकस दूरी किस में दिया है मीटर में, इसलिए हम 1/f मीटर में यूज करेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/+1 बराबर आंसर कितना जाएगा +1 डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया +1 डायोप्टर डी। यार ऑप्शन सी सही है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, इसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी देखो सब ऑप्शन किस में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो उसी को लेकर के सॉल्व करें। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। लेकिन f निकालना है, तो f सेंटीमीटर में बराबर क्या हो जाएगा 100/p। 100/p कितना दिया है 5D, प्लस माइनस नहीं लिखा है लेकिन उत्तल लेंस लिखा है अर्थात ये प्लस हो जाएगा। तो काट देंगे तो प्लस 5 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 20 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +20। तो +20 है कहीं, ये ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये उत्तल दर्पण, ये P, ये F, ये C, कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा F और P के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है F और P के बीच में। तो ध्रुव P और F, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं। यहां पर एक माध्यम है, ये प्रकाश की लड़ाई और ये हो गया हमारा अविलंब। तो अविलंब से क्या हो रहा है दूर हट रहा है, तो अविलंब से दूर हट रहा है। तो दूर कब हटेगा जब यह माध्यम विरल होगा और यह माध्यम सघन होगा। और उल्टा कर देते हैं, ये अविलंब हो गया, ये अविलंब की तरफ झुक जा रहा है। तो अविलंब की तरफ झुक रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, यह विरल माध्यम है और यह सघन माध्यम है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर हटता है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है। तो कहता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट रही है, अर्थात ये वाला केस है। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल में, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, अर्थात f की वैल्यू कितनी दी है
प्लस 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में होती है। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v नहीं, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या स्थित है? वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? u से, और u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, तो ये -30 सेंटीमीटर। तो कहता है प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? v पर। इसका मान पता करना है। तो फार्मूला होता है 1/v, लेंस है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण होता तो ये प्लस में होता। तो 1/v की वैल्यू क्या है? हमको पता करना है। तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितना दिया है? f की वैल्यू हमारा +15 माइनस, ये तो इधर आके प्लस हो चुका था ना, और 1/u, u की वैल्यू कितनी दी है? -30। तो इसको हम आगे लिखते हैं। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/15, और ये माइनस और ये प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो नीचे वाले से इसमें भाग दो, कितनी बार में जाएगा? 2 बार। इस 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस का साइन यहाँ लग गया। नीचे वाले से इसमें भाग दो, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो 2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बटे 30 हो गया। तो 1/v बराबर 30। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 30, और ये प्लस में होगा। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वह लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस में है तो लेंस के दाहिनी तरफ बनेगा, और लेंस के दाहिनी तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है, जो वस्तु की दूरी थी u कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारी v की वैल्यू भी कितनी आई है? 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू भी कितनी आई है? 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी 30 सेंटीमीटर, अर्थात u की वैल्यू भी 30 है और v की वैल्यू भी 30 है। अर्थात जो वस्तु रखी गई है वो क्या है? 2f पर रखी गई है। इसका हम प्रतिबिंब, इसका हम किरण आरेख बनाते हैं। ये लेंस है, f है, 2f है, इधर भी f है और 2f है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, और 2f तक की दूरी कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। और वस्तु को यही रखा गया है, और इसका प्रतिबिंब क्या है? 2f पर ही बन रहा है। तो 2f पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो वस्तु हमने रखा था वो कहाँ रखा था? 2f पर रखा था, और 2f पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता है? वस्तु के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर जो है वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था, प्रतिबिंब भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर लिखा है। वस्तु की ओर मतलब इधर नहीं है, वस्तु के दूसरी तरफ, अर्थात लेंस के दूसरी तरफ है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर उसके बाद से क्या है? 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उल्टा भी बन रहा है और वस्तु के आकार के बराबर भी बन रहा है, अर्थात ये ऑप्शन बी सही है। 15 सेंटीमीटर तो ये भी नहीं सही है, 15 सेंटीमीटर ये भी नहीं सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उसका P, यहाँ हो गया उसका F, यहाँ हो गया उसका C। तो कहता है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में वो कोई वस्तु रखो, यानी कि यहाँ पर। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और कैसा बनता है? आभासी
सीधा और वस्तु से बड़ा। तो सीधा, आभासी और छोटा, छोटा नहीं बड़ा बनता है, तो ये नहीं सही है। सीधा, आभासी और बड़ा, ऑप्शन बी सही है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। तो ये हमारा 51 क्वेश्चन हमने आपको बताया है, और इसको बार बार देख लीजिए, आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों का सारा, मतलब कोई भी ऐसा बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होगा जो इसके बाहर से आता हो। आज के लिए बस इतना ही।